मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो मैं हूँ आपकी तोशी मैम और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो मादा जनन तंत्र। कल हमने नर जनन तंत्र कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली वीडियो देख के आना, उसमें मैंने डिटेल में आपको अच्छे से नर जनन तंत्र को पूरा अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक बेटा, अब जैसे हमने देखा था कि जो नर जनन तंत्र था दो भागों में बटा हुआ था, वैसे ही हमारी मादा भी क्या दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो ये भी दो भागों में बटा हुआ। पहला भाग कौन सा होता है? प्राथमिक जनन अंग हमारा क्या है? अंडाशय है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये देखो मेरा क्या अंडाशय है। ठीक, अंडाशय क्या, मादा में एक जोड़ी अंडाशय गर्भाशय ग्रीवा के दोनों ओर होता है। तो देखो एक इधर है और एक इधर है, तो दो अंडाशय है ना आपके पास, मतलब कि एक जोड़ी दो अंडाशय। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कहाँ होता है? वृक्क के नीचे श्रोणि भाग में पीछे की ओर होता है। ठीक है, आपके वृक्क के आपकी किडनी के पीछे की तरफ ये होता है। यह कितना 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो 2 से 4 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बीच में ये लंबा हो सकता है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और कितना 1 सेंटीमीटर ये मोटा हो सकता है। ये जो आपका अंडाशय है ये कैसा हो सकता है? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, 2 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई होगी और इसकी मोटाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये कितना मोटा होगा। ठीक है बेटा, अब अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होगा? इसी अंडाशय में जो हमारे अंडाणु बनते हैं इसी के अंदर ही बनते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। तथा मादा लिंग हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो इसी के अंदर बनते हैं। तो हमारी ओरी के कितने काम हो गए? देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो आपका जो हार्मोन्स बन रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे मेल में क्या था? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल में हमारे पास जो पुरुष थे उनके पास क्या होता है? टेस्टिस होता है, वृषण होता है। तो उसके लिए क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। जैसे टेस्टिस से क्या बन गया? टेस्टोस्टेरोन बन गया। ठीक, तो वैसे इसमें क्या होता है? आपके फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन मतलब जैसे प्रेगनेंसी कौन करता है? फीमेल करती है, तो उसी तरीके से प्रेगनेंसी से प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा और क्या होगा? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन भी होगा। ठीक, तो जैसे ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप कैसे याद करो। तो प्रोजेस्टेरोन को तो मैंने बता दिया कि देखो जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी किस में होगी? फीमेल्स में होगी। तो फीमेल में प्रेगनेंसी से आपको प्रोजेस्टेरोन, तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपको प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में हेल्प करता है। याद हो जाएगा ना, अब तो नहीं भूलेगा कि टेस्टोस्टेरोन मेल में होगा और फीमेल में क्या होगा? आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, अब जैसे एस्ट्रोजन को भी मैंने कैसे याद किया था कि जैसे लड़की होती है तो लड़की ऐसे मतलब ऐसे लड़की लिखते हैं, तो इसमें क्या होती है? ई की मात्रा होती है, तो लड़की और ऐसे एस्ट्रोजन, मतलब ऐसे मैंने याद किया था कि लड़की में एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ऐसे आप भी अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो ये क्या था? आपके दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और एक क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये आपको याद होगा। और क्या होता है? अंडाशय में आपके अंडाणुओं का भी निर्माण होता है, क्योंकि इसका नाम ही देखो अंडाशय मतलब अंडा पैदा करना इसका काम है। ठीक है, अंडाशय, अंडा अंडा को शय देने वाला। तो शय कौन देगा? जो अंडा पैदा करेगा वही तो शय देगा। तो इसका नाम ही है अंडाशय। तो उसके अंदर क्या बनेगा? अंडा बनेगा, अंडा बनेगा आपका, अंडा बनेगा। ठीक, वो अंडा नहीं जो हम खाते हैं, दूसरा अंडा जो जिससे हम पैदा होते हैं वो अंडा बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? अंडाशय के अंदर अंडाणु होगा। ठीक है, और हार्मोन्स कौन कौन से थे? याद हो गया ना आपको? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती है वो क्या करती हैं? प्रेगनेंसी तो लड़कियों में होती है, महिलाओं में होती है। तो इसलिए क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होगा और एस्ट्रोजन भी आपकी महिलाओं में ही होगा। ये क्या होता है? ये सब लड़कियां मतलब लड़की कोई लड़का है कि लड़की है, क्लैरिफाई कैसे होगा? जब ये उसके अंदर हार्मोन्स होंगे तो क्या होगा? लड़कियों की आवाज पतली हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, उसके क्या होगा? स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगेंगी, उसके रोमे आने लगेंगे, बाल आने लगेंगे। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हार्मोन से ये सब कराता है। ठीक है, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना ये सब हार्मोन्स कौन कराता है? ये सब हमारे यही हार्मोन्स ही कराते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आया कि हमारे अंडाशय का काम क्या होगा? अंडाशय जो हमारी होती है क्या? प्राथमिक जनन अंग होता है। ये हमारे प्राथमिक, जैसे उसमें क्या था? टेस्टिस था, वैसे इसमें क्या? ओवरी है आपका प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। इसके कितने काम हो गए? एक तो हार्मोन्स का सिक्रेशन कराया
और क्या कराया, आपके अंडाणुओं को भी ये बना रहा है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग। हमने प्राइमरी वाला पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग। तो ये क्या होंगे, ये इसके अंडाशय के आपके ये सारे सहायक अंग है, जिसके द्वारा क्या होगा, आपका एक अंडा का काम जो है वो पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला देखो, पहला डिम्बवाहिनी है। पहला डिम्बवाहिनी, डिम्बवाहिनी के अंदर क्या आएगा आपका, फनल, एम्पुला और स्थमस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या हमारा स्थमस है, ये क्या हमारा स्थमस, स्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, और क्या हमारा इनफंडिबुलम या कीप हो गया। तो ये किसकी, ये डिम्बवाहिनी के पार्ट हो गए। ठीक है, डिम्बवाहिनी में क्या आएगा आपका, फनल, एम्पुला और स्थमस। ठीक है, यहीं से जब अब हमने अंडा से पढ़ लिया, अब इसके अंदर क्या होगा, अंडा हमारा बन गया। ठीक, अब क्या होगा, जब आप प्यूबर्टी में आ जाएंगे, प्यूबर्टी अवस्था आ जाएगी 10 से 12 या 11-12 साल में, जब प्यूबर्टी आ जाती है, जो देखो जो बेटा लड़कियां होती हैं, जो पैदा होते ही उनके क्या होता है, उनके अंदर अंडाणु बनने लगते हैं। जब वो पेट में होते तभी उनके अंदर अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके प्यूबर्टी में ही शुक्रजनन होता है। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस उनके कब होगी, जब वो प्यूबर्टी में आएंगे, 12-14 साल में उनकी प्यूबर्टी आती है, तब उनका स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती है, वो पेट में ही जब रहती हैं तभी उनके अंडाणु का निर्माण होने लगता है। तो हमारा जो आप कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो oogenesis होता है वो पेट में ही, गर्भकाल में ही होने लगता है। ठीक है बेटा, तो अब मान लो ये प्यूबर्टी स्टेज आ गई है, अब 12 साल की हमारी लड़की, हमारी जो महिला है ये हो गई है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, अब इसका यह अंडाणु यहाँ पे बन गया। अब ये क्या होगा, जब मान लो उसको स्पर्म मिल गया तो क्या होगा, ये अंडा यहाँ से, ये क्या, ये इसकी झालरी है, ये इसकी फिमरी है। ठीक है, इसी में क्या हो जाएगा, ये इसको कैच कर लेगा। ठीक है, इसमें मूवमेंट होगा जिसके द्वारा ये अंडा निकल के कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, आपके स्थमस में आ जाएगा, ये आपके कीप में आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले कहाँ आया, आपके इनफंडिबुलम में आया, इनफंडिबुलम से कहाँ जाएगा, यहाँ आया। ठीक, यहाँ से आपके कहाँ जाएगा, आपके तुम्बिका में जाएगा, फिर तुम्बिका से कहाँ आएगा, आपके यहीं पे आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपका स्पर्म यहाँ से होते होते, ये आपका स्पर्म जो है इधर से, यहाँ से ऐसे इधर से होते हुए, कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ पूरे ऐसे घूमते रहेंगे। कितने जो सारे स्पर्म होते हैं, तो कुछ स्पर्म जो बहुत तेजी से गति करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पे मान लो आपका जो स्पर्म आया यहाँ तक पहुंच गया, तो ठीक है, क्या यहाँ पे हमारा अंडाणु बिल्कुल बैठी हुई है सज धज के कि अब हमारे पिया जी आएंगे तो हमारा मिलन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके पिया जी यहाँ आ गए। अब पिया जी आ गए तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाएगा। ठीक, ये इन दोनों इनका मिलन यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे कहाँ हो रहा, हमारे फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ से आपके स्थमस में आएगा। ये क्या है, ये हमारा स्थमस है। देखो ये हमारा क्या स्थमस है, यहाँ से हमारा अंडाणु यहाँ इस फिमरी के द्वारा होते हुए, जब आप ओव्यूलेशन फेज में होते हैं, जब मतलब अंडा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो आपका अंडा यहाँ पे आपकी फिमरी, आपके झालर में आ जाता है। ठीक है, आपके झालर से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, आपके कीप से होते हुए आपके कीप में बैठा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बैठा रहता है। ठीक, एम्पुला और इनफंडिबुलम के बीच में रहेगा। तो जब स्पर्म आ जाएगा, मान लो इस महीने इस तरफ, जब मैं आपको बताऊंगी कि जब रजोधर्म जो होता है उसमें कैसे होता है, जब मान लो इस महीने आपका ये वाला अंडा मैच्योर होगा और ये वाले अंडे से आपको क्या पीरियड्स आ गए, तो अब हमको शुक्राणु मिल गया, तो हमारा क्या होगा, इस महीने हमको पीरियड नहीं आएगा। तो पीरियड नहीं आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे आपके शुक्राणु आ गया, शुक्राणु मिल गया तो यहाँ पे निषेचन हो जाएगा। ठीक है, अब वही अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो जब मैं रजोधर्म आपको डिटेल में बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो बताऊंगी फिर कैसे क्या हो जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्पर्म मिला, यहाँ पे निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद कहाँ आया, आपके स्थमस में आया। ये आपका स्थमस है। ठीक है, अब स्थमस के बाद कहाँ आएगा, आपके गर्भाशय में आएगा। गर्भाशय, ये आपकी गर्भाशय की कैविटी है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये क्या है, ये आपकी कैविटी है, गर्भाशय गुहा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या, ये यूटेराइन, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये गर्भाशय फंडस, यूटेराइन फंडस। ठीक, यहाँ पे आएगा हमारा शुक्राणु, इधर से होते होते यहाँ से होते हुए कहाँ आएगा, आपके यूटेराइन गुहा में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहीं पे क्या होगा आपके, अब ये जो यूटेराइन, ये कितना आपका देखो 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आपका यूटेराइन, आपका गर्भाशय फंडस कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5
5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ठीक, यहाँ से होते हुए आपका शुक्राणु जो होगा वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, वो क्या बन गया, जायगोट बन गया। ठीक है, तो जायगोट के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आके क्या होगा, आपके गर्भाशय गुहा में आ जाएगा। अब आपके गर्भाशय की देखो 3 लेयर होती है। पहली लेयर कौन सी, एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम है, और उसके अंदर की लेयर क्या है, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की लेयर क्या होगी, पेरीमेट्रियम। तो सबसे अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, बीच की लेयर ये जो है आपका मायोमेट्रियम है, और बाहर की लेयर क्या है आपका पेरीमेट्रियम है। ठीक है, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको मायोमेट्रियम में झड़के क्या होता है आपका, सॉरी आपका एंडोमेट्रियम में झड़के क्या होता है आपके बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। तो हमारा जो बेबी होगा जब वो क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट मोरुला ब्लास्टुला हो जाएगा, तो यहाँ पे आके इसी में आपके एंडोमेट्रियम के अंदर जाके क्या होगा, मायोमेट्रियम में घुस जाएगा, उसी से क्या हो लेगा, अपना पोषण लेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हो गया, ये 3 स्तर आपको समझ में आया, ये हमारे गर्भाशय की 3 लेयर हो गए। पहला सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसका नाम ही एंडो मतलब अंतः गर्भाशय स्तर, तो क्या होगा, अंतः मतलब सबसे अंदर हो गया। गर्भाशय पेशीय स्तर, बीच का ये पेशीय स्तर हो गया। ठीक है, और सबसे बाहर का क्या हो गया, परिगर्भाशय काल, ये सबसे बाहर का स्तर जो होता है परिगर्भाशय काल या पेरीमेट्रियम होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फैलता है क्योंकि ये सिकुड़ा रहता है। जब बेबी का ग्रोथ होता है तो क्या होता है, ये फैलता रहता है। ठीक है, इसमें ये पेशीय स्तर होता है, तो ये क्या होगा आपका, फैलेगा, बड़ा हो जाएगा। जब जब बेबी होता है पेट में, तो देखो क्या होता है, पेट आपका जो होता है गर्भाशय वो क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम पहुंचे हमारा गर्भाशय, ये क्या हमारे गर्भाशय की ग्रीवा है, ग्रीवा मतलब सर्विक्स है, ये इसका मुंह है। ठीक है, उसके नीचे क्या हमारा ग्रीवा, ये इसकी ग्रीवा नाल है या सर्वाइकल कैनाल। इसी में क्या होता है बेटा, सर्वाइकल कैंसर इसी में ही होता है। ठीक है, महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत आम हो गया है वो इसी में ही होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो लड़कियां जो 9 साल की होती हैं उनको अगर सर्वाइकल कैंसर का टीका लग जाता है, 2 टीके लगते हैं, अगर उनको टीका लग जाए तो क्या होगा, उनको ये सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। ठीक है बेटा, अगर कोई आपके घर के आसपास हो या कोई आपकी बहन हो तो आप उसको 9 साल की अगर है वो, तो 9 साल के ऊपर ये टीका लगना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। ठीक बेटा, अब क्या हो रहा है, उसके नीचे क्या आएगा, आपकी योनि आ जाएगी। ये क्या है, ये आपकी योनि है। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपकी योनि है, योनि वेजाइना। ठीक, अब वेजाइना कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब आपके वेजाइना कैसी होती है, आपकी वेजाइना अम्लीय होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया कहा जाता है। जो बैक्टीरिया आपके दही में पाया जाता है वही बैक्टीरिया यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, जो कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन जब शुक्राणु आता है, जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है, वो क्षारीय होता है, और ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन जब ये शुक्राणु मिलता है, जब सीमेन आता है तो कैसा हो जाता है, ये अम्लीय से क्षारीय में इसको बदल देता है। तो ये यहाँ का जो है जगह, ये कैसा हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाता है। ठीक बेटा, अब उसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे ये हाइमन होता है, ये हमारा क्या, ये हाइमन होता है। हाइमन क्या होता है, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, योनि छद कहते हैं। ठीक, हाइमन कहते हैं उसको। तो जब ये जो हाइमन होता है, ये बीच में एक जगह होती है, इसी के द्वारा क्या होता है आपका रजोस्राव, इसी से पीरियड्स आते हैं। ये आपका एक बीच में जगह होता है, इसी के द्वारा, इसी हाइमन में छेद होता है जिसके द्वारा क्या होता है, आपके पीरियड्स या आपका रजोस्राव होता है। लेकिन कुंवारी लड़कियों में होता है। लेकिन जब लड़कियां ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाइमन होता है वो आपके मैथुन से करने से ही क्या हो, वो टूट जाए, ऐसा नहीं होता। अगर लड़की जो है या कुंवारी लड़की जो है, अगर वो साइकिलिंग कर रही है, जिम कर रही है या ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो उससे भी क्या होता है, ये हाइमन टूट जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जिसके पास हाइमन नहीं है तो वो कुंवारी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाइमन होता है ये क्या होता है, योनि छद होता है। यहाँ पे आपके सबसे नीचे हाइमन होता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मैथुन के बाद भी उनका हाइमन बना रहता है, उनका जो योनि छद होता है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो हाइमन आपकी वर्जिनिटी का कोई सबूत नहीं होता है कि हाइमन है तो भी आप वर्जिनिटी मानी जाती है। ये हाइमन आपके बहुत तरीके से भी टूट सकता है, फट सकता है। ठीक है, मैथुनांग से भी फट सकता है, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, घुड़सवारी कर रहे हो, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, ये हाइमन आपका फट जाता है, टूट जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब आपने क्या समझा, हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। गर्भाशय में आपको क्या होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अंतः गर्भाशय काल, योनि हमने देख लिया। ठीक,
उसके बाद स्तन ग्रंथियां। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपके बाह्य जननांग पढ़ेंगे, मांस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लघु भगोष्ठ और हाइमन भक्सेप, ये सब हम क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके बाह्य जननांग, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्तन ग्रंथियां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो आगे और पढ़ा लेते हैं। 15 मिनट हुआ।